हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखेंगे हिस्ट्री में आपके कुछ पढ़ने का तरीका बताएंगे ताकि आप कैसे भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसका आसानी तरीके से आप पढ़ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री ऑनर्स के देखेंगे पेपर 2 में तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो ये क्वेश्चन है हेनरी सप्तम की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है तो जानते हैं कि 5 आंसर बनाना होता है, टोटल 10 क्वेश्चन में से कोई भी 5। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन है हेनरी सप्तम आए तो देखिए इस क्वेश्चन को कितना अलग अलग तरीक़ा से गेस पेपर में दिया हुआ है और लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। अगर किसी भी तरीक़ा से क्वेश्चन आए तो जो आंसर बताएंगे वैसे ही आप याद कीजिएगा। तो यहाँ पर है कि क्या आप सहमत है कि हेनरी सप्तम का राज्यकाल ब्रिटिश इतिहास में बीज रोपण का समय माना जाता है। तो ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है जो यहाँ पर लिखा था, हेनरी सप्तम की उपलब्धियों का वर्णन करें। चाहे इस तरीके से है कि इंग्लैंड में हेनरी सप्तम की उपलब्धियों की विवेचना करें, वो भी वही क्वेश्चन है। फिर हेनरी सप्तम का कार्यकाल उपचार एवं बीजारोपण का काल था, टिप्पणी करें। यानी कि हेनरी सप्तम के जो कार्यकाल था उसका उपचार या बीजारोपण का काल था, इसके बारे में आपको लिखना है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंग्लैंड के इतिहास में 1485 ईस्वी का क्या महत्व है। तो इस तरीके से भी आ सकता है। या ऐसे भी आएगा कि हेनरी सातवां के शासनकाल में इंग्लैंड के इतिहास में नए युग का प्रारंभ क्यों माना जाता है। तो ये सब तरीका है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको आंसर बता देते हैं कैसे आप कोई भी क्वेश्चन इतिहास का आप इसी तरीक़ा से अपनाएंगे। सबसे पहले तो थोड़ा परिचय लिखेंगे। परिचय में वो बात लिखेंगे जो आगे लिखने वाले हैं, लगभग उसी का एकदम 1-2 लाइन में लिखेंगे हर पॉइंट्स के बारे में। तो जो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो परिचय में आप क्या दे सकते हैं कि परिचय में जो हेनरी सप्तम है उनके गुण के बारे में आप लिख देंगे। परिचय में वही लिख दीजिएगा गुण के बारे में जैसे ये सब हो सकता है। इसको अपना से भी गुण जो राजा में गुण होता है वही सब लिख सकते हैं। जैसे वह एक महान राजा था, वह एक प्रसिद्ध राजा था, वह इसी काल में अच्छे से आया और सारे अलग अलग तरह के काम को किए, उससे सारे जनता खुश रहते थे। इसी तरीक़ा से बात आप गुण में लिख सकते हैं। इंग्लैंड में क्या क्या किए उन्होंने, जितने भी सारे ख़राब काम थे, जैसे बहुत सारे काम हो गए, जैसे कि जो राजसत्ता निर्बल थी उसको एकदम अच्छा बनाया। उसके बाद अशांति, अव्यवस्था, अराजकता, ये सब बहुत सारी तरह के परेशानियां थी, सभी को उन्होंने ठीक किए। तो ऐसे ही आप ये बात लिख देंगे परिचय समय। जो जो टॉपिक आगे लिखा हुआ है सभी को 1-2 लाइन लिखेंगे। तो आगे वाला टॉपिक में जैसे ये सब लिखा हुआ है तो लिखेंगे। एक बार आप पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को तो परिचय आप खुद लिख देंगे। तो बता दें परिचय में किस तरीके से आप लिखेंगे। तो परिचय लिखने के बाद देखिए आप सिर्फ ये टॉपिक को ध्यान में रखिए। तो इस युग की प्रधान विशेषताएं निम्नलिखित है। इस युग की क्या क्या विशेषताएं थी तो उसका ये आप लिखेंगे। तो सबसे पहले सामंत शाही का अंत। सामंत शाही मतलब उस समय की स्थिति के बारे में। इंग्लैंड में जो कोई भी अलग अलग तरह के व्यक्ति थे वे किसी पर भी अत्याचार करते थे। तो जो यहाँ पर ये आए मतलब हेनरी सप्तम, तो उन्होंने सामंत शाही का अंत किए। तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन से लिख सकते हैं कि उस समय जो राजा था उसका कोई अपना सिपाही नहीं था, सभी सिपाही अपना अपना मनमर्जी करते थे। तो ये सब आप इसको आप लिख कर एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा। उसके बाद हेनरी सप्तम में आए हैं तो इस युग में उन्होंने ये भी बात बताया कि मानव बुद्धि का विकास हेनरी सप्तम ने कराया है। तो इस बात को भी आप एक्सप्लेन कर सकते। एक्सप्लेन करना तो बहुत इजी काम है। जैसे मानव बुद्धि विकास में आप लिख सकते हैं तो इसमें ये सब लिख सकते कि सारी बुराइयां मिटाना शुरू कर दिया जब मानव बुद्धि का विकास हुआ। बहुत सारे दिक्कतें थी, अलग अलग जो अंधविश्वास को दूर किया उन्होंने। तो बहुत सारे बात को आप लिख सकते हैं ये इस वाला में। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तो राष्ट्रीयता की प्रगति जो हेनरी सप्तम ने, इनका यह भी उपलब्धि थी कि राष्ट्रीयता की प्रगति में उन्होंने बहुत आगे हाथ बढ़ाया। राष्ट्रीयता की भावना को उन्होंने बढ़ाया हेनरी सप्तम में। उसके बाद है व्यक्तिवाद का विकास, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्यार से रहे और भातृभाव रहे, सभी में भाईचारा की भावना बने रहे। तो इस बात को भी उन्होंने अच्छे तरीके से बताया है। फिर उसके बाद ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे कि जातीयता का विकास, उन्होंने जातीयता के विकास किए। जातीयता के विकास में उन्होंने ये सब किए कि अलग अलग तरह के जो जातियाँ थी देश की अपेक्षा श्रेष्ठ समझने लगे। यानी कि जाति से ज़्यादा अपने देश के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो सब समझने लगे। उसके बाद यहाँ पर है कि सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन भी उन्होंने
शुरू करना कर दिए, मतलब सामाजिक और धार्मिक के प्रति जो भी आंदोलन होता था। उसके बाद छापे खाने का आविष्कार, यानी कि अलग अलग तरह के जो छापाई मशीन का आविष्कार हुआ और इसी के कारण अलग अलग तरह के बुक चाहे जो भी हो वो सब छपाने लगा। उसके बाद बारूद के बारे में भी उन्होंने, ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ थी हेनरी सप्तम, काफ़ी व्यवसायिक संगठन भी उन्होंने करने में मदद किए। उसके बाद नए नए यंत्रों की खोज किए, अंतर्राष्ट्रीय महत्व किए। तो जब आप ये क्वेश्चन को आप देखिए, जब आपको याद करना हो तो आप सिर्फ परिचय लिखिए अलग, फिर ये बात लिखिए कि इस युग की प्रधान विशेषताएं हैं। सामंतशाही का अंत, मानव बुद्धि का विकास रट लीजिए आप अच्छे से। उसके बाद राष्ट्रीयता की प्रगति, फिर उसके बाद व्यक्तिवाद का विकास, फिर जातीयता का विकास, फिर सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन। उसके बाद यहाँ पर है छापे खाने का आविष्कार, फिर है बारूद, व्यवसायिक संगठन। उसके बाद यहाँ पर है नए नए यंत्रों की खोज, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, और लास्ट में लिख सकते हैं कि हम सहमत है कि हेनरी सप्तम का राज्यकाल ब्रिटिश इतिहास में बीज रोपण का समय माना जाता है। तो बीज रोपण कर दिए, यानी कि ब्रिटिश इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने ये बात बता दिए। तो इस तरीक़ा से आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी तरीक़ा से क्वेश्चन का आंसर अपनाएंगे, जैसे कि ये सब देख रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही बात को लिखेंगे। जैसे अगर यही आ गया हेनरी अष्टम वाला बात आए, चाहे कोई भी बात आए, तो आप ऐसे ही अपनाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में भी अलग अलग तरह के हैं, इन्होंने क्या क्या काम किए, तो वो सब टॉपिक वाइज आप आराम से याद रख लेंगे। तो परिणाम क्या हुआ, फिर इंग्लैंड में धर्म सुधार, तो बहुत सारा बात है। तो आप ऐसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो सब बता चुके कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। अब डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आप आसानी समझ सकते हैं। सबसे पहले परिचय यहाँ पर देना है। तो परिचय तो देख सकते हैं कि सातवां हेनरी यानी कि हेनरी सप्तम ट्यूडर वंश का एक प्रसिद्ध और महान राजा था। बताया था कि आप इंट्रोडक्शन में तारीफ कर दीजिए राजा का, तो वही है कि सातवां हेनरी ट्यूडर वंश का एक प्रसिद्ध और महान राजा था। वह सन 1485 ईस्वी में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा। 1485 ईस्वी एक जो खास बात है वो आप याद रख लेंगे। जैसे 1485 ईस्वी में उन्होंने गद्दी पर बैठा और इसी काल से उन्होंने मध्यकालीन युग रूपी अंधकार अंत और आधुनिक काल की सभी प्रकाश का आगमन माना जाता है। इसलिए 1485 ईस्वी इंग्लैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान और महत्व रखता है। तो इसी कारण से क्योंकि 1450 ईस्वी में सातवां हेनरी अपने गद्दी पर बैठा और जो भी अंधकार रूपी यानी कि जितनी भी सारी अलग अलग तरह की बुराइयाँ थी वे सभी बुराई को उन्होंने ख़त्म किए। इंग्लैंड के मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि उस समय अंग्रेजी समाज में अनेक बुराइयाँ थी। उस काल में साधारण मनुष्य का कोई महत्व नहीं था। सामंत लोग जनता को कुचला करते थे। राज सत्ता निर्बल थी, इसलिए राजा से जनता की रक्षा नहीं हो पाती थी। राज सत्ता निर्बल थी, इसलिए राजा से जनता की रक्षा नहीं हो पाती थी। सर्वत्र अशांति, अव्यवस्था और अराजकता थी। देश में चोर डाकुओं का बोलबाला था। वेनिस के एक राजदूत के शब्द में उन्होंने ये इंग्लिश में बात बोले थे कि देयर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर देयर आर सो मैनी थीव्स एंड रॉबर्स एज आर फाउंड इन इंग्लैंड। तो इन्होंने ये बात बोल दिए थे, यानी कि वेनिस क्योंकि उस समय बहुत सारे चोर डाकुओं था, तो इस तरीके से उस समय इंग्लैंड में बहुत ही बुराइयाँ फैली थी। तो देख सकते कैसी कैसी बुराइयाँ थी। तो वहाँ पर वेनिस एक राजदूत थे, यानी कि राजा के एक दूत होता है, राजा के एक खास नौकर की तरह होते हैं। दूत मतलब जानते होंगे, तो वही दूत थे। उन्होंने यहाँ तक कि बोल दिए थे कि देयर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर देयर आर सो मैनी थीव्स एंड रॉबर्स आर फाउंड इन इंग्लैंड। मतलब वहाँ की ऐसी स्थिति थी कि वहाँ के राजदूत भी इस तरीके से बात बोल दिए थे कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर चोर डाकुओं नहीं पाया जाता हो। तो देख सकते कितना बुराइयाँ फैली थी। तो हेनरी सप्तम के आने के बाद ये सब बुराइयाँ ख़त्म हो गई। तो बैरन लोग इंग्लैंड के किसानों पर अत्याचार किया करते थे, क्योंकि बैरनों की चुनौती देने वाला कोई नहीं था। वहाँ पर बैरन लोग जो थे वही अलग अलग तरह से अत्याचार करते थे। किसान पर फलतः असहाय जनता कष्ट से कराह रही थी। शिक्षा के अभाव में इंग्लैंड के लोग अंधकार में भटक रहे थे। जनता की मूर्खता से पादरी लोग नाजायज लाभ उठा रहे थे। तो ये सब पादरी जो धर्म के लोग थे, जनता की मूर्खता से अलग अलग तरह के वे खुद फ़ायदा उठाते थे। तो इस तरीके से वहाँ पर स्थिति थी। जब सातवां हेनरी के गद्दी पर बैठते ही सारी कुप्रथाओं का अंत हो गया। वहाँ पर जितने भी खराब प्रथा थी
तो वहाँ पर सारी कुप्रथाओं का अंत होने लगा। खराब प्रथा जो भी थी, आधुनिक सभ्यता का विकास होने लगा। हेनरी के सामंतशाही व्यवस्था का अंत कर दिया। अब राजा और प्रजा में सीधा संबंध स्थापित हो गया। अशांति को मिटाने के लिए पुलिस का संगठन किया गया, जिससे अब चोर डाकुओं का भय जाता रहा। जनता सुरक्षित हो गई। तो ये देख सकते, 7वां हेनरी बैठने के बाद ये सब काम करने लगे। हेनरी कुशल शासक था। उसके शासनकाल में इंग्लैंड में सामाजिक उन्नति हुई, विद्या की काफ़ी प्रचार हुआ, छापे खाने और कागज़ के आविष्कार से जनता काफ़ी लाभ हुआ। इस काल में जनता हर तरह से खुशहाल हो गई और इसलिए हेनरी 7वां का शासनकाल आधुनिक युग का उदय माना जाता है। तो आपको पता चल गया कि इंग्लैंड में आधुनिक युग जब हेनरी 7वां बैठा राजगद्दी पर तब शुरू हुआ। तो इस युग की प्रधान विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहले ही बता चुके कि सामंतशाही का अंत हुआ। तो इसमें यह है कि 7वां हेनरी के पहले इंग्लैंड में बैरन लोग ही जनता के भाग्य विधाता थे। मतलब जनता लोग ही एक दूसरे के भाग्य का निर्माण करते थे। राजा की शक्ति गौण थी, मतलब राजा के पावर था लेकिन पता ही नहीं चलता था कि सच में उसके पास कोई पावर भी है। सामंती सेना पर ही राजा का भरोसा करना पड़ता था। राजा की कोई अपनी अलग सेना न थी, अतः राजा जनता की रक्षा करने योग्य नहीं थी। राजा के पास कोई भी अपना सेना नहीं था, इसलिए राजा जब कोई भी जनता का सेवा नहीं करता था, फलतः जनता दुखित थी। उसकी कराह को सुनने वाला कोई नहीं था। इतिहासकार रॉबर्ट रेनर के शब्दों में, अगर ये बात अगर हो सके याद रखें तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो उतना बड़ी बात नहीं है। इससे आपका जो भी एग्ज़ाम में लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से आपका कॉपी दिखाई देगा। तो रॉबर्ट रेनर के शब्दों में ये बात कहा गया है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट feudal lords were petty sovereigns who often made private war on each other or even on the king himself। तो ये बात तक यहाँ तक बोल दिए हैं कि मतलब देश में ये सब स्थिति थी, तो वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन सन 1485 ईस्वी में 7वां हेनरी के गद्दी पर बैठते ही सामंतों की शक्ति का अंत होने लगा। थोड़े ही दिनों में हेनरी ने सामंतों की शक्ति को जड़ मूल से नष्ट कर राजा और प्रजा के निकट संबंध स्थापित कर दिया। अब राजा अब सर्वोपरि हो गया। अब इंग्लैंड में राजा एक प्रबल शासन कायम किया, जिससे देश की सारी अव्यवस्था दूर हो गई। राजा अब अपनी इच्छानुसार शासन करने लगा। जैसा कि मॉन्टेग्यू ने कहा है कि द ट्यूडर्स लेफ्ट द रॉयल पावर फॉर मोर पावरफुल दैन दे हैड रिसीव्ड इट। जो उन्होंने प्राप्त किए वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो ये सब बात बोले हैं। फिर उसके बाद दूसरा ये था, मतलब विशेषताएँ थी, खासियत थी कि मानव बुद्धि का विकास हुआ। मानव बुद्धि का विकास करने में हेनरी 7वां की बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उन्होंने इस तरीके से मानव बुद्धि का विकास किया कि मध्यकालीन युग अंधविश्वास के लिए भी प्रसिद्ध था। मनुष्यों के किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। मानव जीवन रूढ़ियों से भरा हुआ था। चर्च नए विचारों का विरोधी था। फलतः इंग्लैंड अज्ञानता के पथ पर भटक रहा था। इस तरीके से अज्ञानता बहुत अलग अलग तरह के फैली थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर है कि लेकिन हेनरी राजा बनते ही इन सारी बुराइयों का मिटाना शुरू किया। उसने शिक्षा का प्रचार कर इंग्लैंड की जनता को सही सही मार्ग दिखाया। रोम और ग्रीस के साहित्य को जिंदा किया। रोम और ग्रीस में जो साहित्य था उसको उन्होंने जिंदा किया, उन्होंने उसको उजागर किए। और फिर अंग्रेजी भाषा में कई ग्रंथ लिखे गए, नए नए आविष्कार किए गए। फलतः आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ। जॉन कॉलेट, सर टॉमस मोर, लिनेकर और ग्रेनिस तार्किक शक्ति को जन्म देकर इंग्लैंड के अंधविश्वास को दूर किया। ये सब नए नए आए साहित्यकार के रूप में, चाहे इतिहासकार के रूप में, और सभी अंधविश्वास को दूर किया इन्होंने। तो यही इस तरीके से मानव बुद्धि का विकास होता चला गया। और सर टॉमस मोर क्रांतिकारी ग्रंथ यूटोपिया ने इंग्लैंड में हलचल मचा दिया। इस तरह से मानव बुद्धि का काफ़ी विकास हुआ। बुद्धि में विकास होने के कारण इंग्लैंड का व्यापार चमक गया। इंग्लैंड का व्यापार मतलब जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, उनका व्यापार एकदम चमक गया जब मानव बुद्धि का विकास हुआ। और इसी विकास के कारण ही तो हम लोग थोड़ा मतलब 200 साल तक लगभग हम लोग इसी के गुलाम करते रहे। फिर भी अभी सब ठीक हो गए। उसके बाद राष्ट्रीयता की प्रगति भी हुआ जब ये हेनरी 7वां अपने राजगद्दी पर बैठे। तो
तो राष्ट्रीयता की प्रगति इस तरीके से हुआ कि ट्यूडर वंश के पहले इंग्लैंड के ईसाई जगत में रोम का पोप ही सब कुछ था। राजा पोप की आज्ञा का पालन डर से किया करता था। तो वहाँ पर है कि ईसाई जगत में रोम का पोप ही वहाँ सब कुछ था। राजा पोप की आज्ञा का पालन डर से किया करता था। पोप ही ईसाई जो थे, ईसाई दुनिया का सम्राट समझा जाता था। ईसाई यानी कि जो ईसाई का वहाँ पर पोप, यानी कह सकते पंडित जी की तरह, जो जैसे हम लोगों में होते हैं, चाहे इस्लामिक धर्म में बात करें मौलवी, उसी तरीक़ा से हिंदू धर्म में जो पंडित जी होते हैं उस तरीके से ईसाई धर्म में होते हैं पोप। तो राजा सम्राट भी उसी मतलब पोप ही ईसाई दुनिया का सम्राट समझता था, यानी कि पोप ही वहाँ के सबसे मेन थे। और पोप का प्रभाव ही समाज पर छाया हुआ था। इस तरह इंग्लैंड की राष्ट्रीयता कुंठित हो गई थी। तो इस तरीके से कुंठित हो गई थी, सभी चीज़ पोप पर ही छोड़ दिया था। लेकिन 7वां हेनरी के आते ही इंग्लैंड की राष्ट्रीयता की दशा फिरने लगी। यूरोप में पोप की शक्ति घटने लगी। सारे यूरोप में जातीयता और भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होने लगा। इंग्लैंड से फ्रांसीसी भाषा तक, यानी कि इंग्लैंड से फ्रांसीसी भाषा का अंत और अंग्रेज़ी भाषा का उत्थान हुआ। यानी कि इंग्लैंड में पहले फ्रांस बोला जाता था, लेकिन वे फ्रांस भाषा खत्म होकर अब अंग्रेज़ी भाषा वहाँ पर बोले जाने लगा, जिससे इंग्लैंड की राष्ट्रीयता में करवट बदली। मतलब अब राष्ट्रीयता और बढ़ गई। भ्रातृत्व जो भावना होती है, भाईचारा की भावना, चाहे ये सब भावना बढ़ गया। अब फलतः इंग्लैंड में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो गया। बैरन नष्ट हो गए। अब राजा की शक्ति ऊपर आ गई। अतः इंग्लैंड में एक सुदृढ़ शासन की स्थापना हो गई। इस प्रसंग में राम जेम्यूर का कथन सत्य है कि द चीफ कॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ किंगशिप अंडर द ट्यूडर वाज द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फीलिंग व्हिच गेव इंक्रीज्ड प्रेस्टीज टू द मेन हु एम्बॉडीड इट। तो इन्होंने जो राम जेम्यूर ने भी ये बात बोले हैं, इसी सब को बात बोले हैं कि सबसे मेन अगर किंगशिप बढ़ता है अगर किसी भी देश का, तो जब आप डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फीलिंग, जो राष्ट्रीयता की भावना को ग्रोथ कर लेंगे, तो उससे अपने आप वो किंगशिप बढ़ जाएगा। उसके बाद 4th विशेषता थी कि व्यक्तिवाद का विकास भी होने लगा। व्यक्तिवाद का विकास मतलब यही है कि 15वीं सदी के शुरू में इंग्लैंड के समाज में कोई व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं था। मानव समाज दुखी था। अधिकांश जनता दरिद्रता के बोझ से दबी जा रही थी। ऊपर से समाज और पंचायत का भय जनता पर था। इस तरह इंग्लैंड में व्यक्तिवाद रो रहा था। मतलब व्यक्तिवाद था ही नहीं। अधिकांश जनता दरिद्रता यानी कि बहुत गरीबी फैली थी उस जगह पर उस समय, और इसी के कारण उसी बोझ के नीचे दबी रही थी। लेकिन 7वां हेनरी के गद्दी पर आते ही व्यक्ति का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिससे इंग्लैंड में व्यक्तिवाद का विकास हुआ जिसमें राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक स्रोत में व्यक्ति का महत्व दिन पर दिन बढ़ने लगा। समाज और पंचायत अब व्यक्ति के नीचे आ गए। फलतः सामंतशाही का अंत हो गया। अब व्यक्ति अपनी दशा को सुधारने में मस्त हो गया, जिससे व्यक्तिवाद का काफ़ी विकास हुआ। तो ऐसे यहाँ पर फ़ायदा होने लगा जब हेनरी 7 आने लगे और इंग्लैंड में ये सब प्रभाव हुआ। उसके बाद यहाँ पर है कि जातीयता का विकास हुआ। जातीयता का विकास में पहले बता चुके कि इंग्लैंड में राष्ट्रीयता की प्रगति से जातीयता का विकास हुआ, जिसमें इंग्लैंड के लोग अब अपने यूरोप को अन्य देशों के लोगों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझने लगे, यानी कि अपने आप को वह एकदम श्रेष्ठ समझने लगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ। मतलब जन्म हुआ कि हम उससे आगे, इस तरीके से भावना प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ। यानी कि प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कि कंपटीशन का स्पर्ध हुआ। इस प्रतिस्पर्धा ने यूरोप के खंड खंड कर दिया। गुटबंदी, ईर्ष्या, द्वेष और दुश्मनी के बीच यूरोप के राष्ट्रों में अंकुरित होने लगे। इस तरह से इंग्लैंड में जातीयता का भी विकास हुआ। आगे चलकर भयानक युद्ध इस जातीयता के बढ़ने के परिणाम स्वरूप ही हुए। तो जातीयता का विकास भी होने लगा जब हेनरी 7 में आया। तो भले ये खासियत नहीं है, मतलब विशेषता तो है कि जब हेनरी 7 आया तो जातीयता का विकास होने लगा। फिर उसके बाद सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन भी होने लगे। तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन तो होगा ही, क्योंकि मध्य युग में
पादरी जो कहता था वही सत्य था और लोग उस बिना हिचक के मान लेते थे, यानी कि पादरी के बात बिना हिचक के मान लेते थे। पहले लोग पृथ्वी के चिपटी यानी कि फ्लैट मानते थे कि फ्लैट ही है, तो इस तरीके से चिपटी मानते थे। लोगों का यह विश्वास था कि दुनिया का आगार मतलब दुनिया दुख का आगार है और स्वर्ग सुख का स्थान है। मनुष्य को जो कुछ करना है परलोक सुख के लिए करना चाहिए, यह विचार जनता में व्याप्त था। यानी कि जो भी कुछ करे जब मृत्यु हो जाए उसके बाद सुख मिले, ये पहले के लोग मानते थे। आधुनिक युग में लोग परलोक सुख की अपेक्षा करने लगे। जब आधुनिक युग आया मतलब उस समय परलोक सुख की अपेक्षा करने लगे और सांसारिक दुखों की खोज करने लगे। प्रत्येक बात चर्च के आधार पर मानी जाने लगी। लोगों ने अंधविश्वास को छोड़ दिया। लोग यह मानने लगे कि पृथ्वी गोल है। इस तरह इंग्लैंड की सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं बदल गई। तो इस तरीके से यहाँ पर था कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी ऐसे ऐसे विचार से होने लगे। अब छापे खाने का आविष्कार, जब हेनरी सप्तम आए तो उस समय छापे खाने का भी आविष्कार हुआ। तो छापे खाने के आविष्कार में है कि आधुनिक युग की एक विशेषता छापे खाने की खोज है। गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम जर्मनी में, गुटनबर्ग ध्यान रखना है कि गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम जर्मनी में छापे खाने का आविष्कार किया था। इंग्लैंड में सर्वप्रथम कैक्सटन ने छापे खाने को लगाया। भले ये नाम सब याद नहीं रहे लेकिन फिर भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है इंग्लैंड में सर्वप्रथम कैक्सटन ने छापे खाने को लगाया। छापे खाने से किताबों की संख्या काफ़ी बढ़ गई, जिससे शिक्षा के प्रचार में बहुत मदद मिली। शिक्षा प्रचार से लोगों का ज्ञान बढ़ गया। लिखकर लोग एक दूसरे की आलोचना करने लगे। ट्यूडर काल के राजाओं ने इंग्लैंड को शिक्षा का केंद्र बना दिया। अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम बनी। इस तरह शिक्षा का माध्यम बनी और इस तरह इंग्लैंड में शिक्षा और साहित्य की उन्नति हुई, जिससे रेनेसांस मतलब रेनासेंस कहते हैं। तो जो ये वाला प्रोसेस हुआ, यानी कि जब ये वाला बात बढ़ा, छापे खाने का आविष्कार सही से होने लगा, तो इसी को रेनासेंस कहते हैं। भाषा शिक्षा का इस तरह इंग्लैंड में शिक्षा और साहित्य की उन्नति हुई, जिसे रेनासेंस कहते, तो ध्यान रखना है। अब बारूद भी बढ़ा। जब हेनरी सप्तम ने आया तो बारूद के बारे में उनकी खासियत ये थी कि इंग्लैंड में बारूद का प्रचार तो बहुत पहले से ही था, लेकिन तोप और बंदूक की खोज में बारूद के महत्व को अत्यधिक बढ़ा दिया। ट्यूडर वंश के राजाओं ने बारूद पर सरकारी अधिकार की स्थापना कर दी। सातवां हेनरी ने जनता के लिए बारूद के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाकर राजा की शक्ति को अधिक बढ़ा दिया। अब हेनरी निरंकुश होकर शासन करने लगा, यानी कि आराम से वो शासन करने लगा हेनरी सप्तम ने। अब व्यवसायिक संगठन भी किए। व्यवसायिक संगठन के कारण ही तो बहुत बिजनेस करने लगे और अलग अलग देश में जाकर बिजनेस को बढ़ाया। तो व्यवसायिक संगठन में मध्य युग में इंग्लैंड का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इंग्लैंड में सबसे पहले तो कृषि था, लेकिन आधुनिक युग के आगमन से कृषि का महत्व वहाँ कम हो गया और व्यापार का महत्व बढ़ गया। हेनरी सातवां ने विदेशों से संधियों मतलब विदेशों के साथ उन्होंने अपना संबंध जोड़कर इंग्लैंड के व्यापार और वाणिज्य को बहुत आगे बढ़ा दिया। वहाँ व्यापार की प्रगति ने दो नए वर्गों को जन्म दिया। एक वर्ग पूंजीपति था, दूसरा मजदूर, यानी कि उन्होंने इस तरीके से साथ जोड़कर एक को अपने आप को एक मजदूर बन जाता था, एक पूंजीपति और मजदूरों में जो संघर्ष हुआ उसे समाजवाद का जन्म हुआ। समाजवाद ऐसे ही हुआ, पूंजीपति और मजदूर के बीच में जो लड़ाई हुआ इसी के कारण समाजवाद का उदय हुआ। अतः समाजवाद आधुनिक युग का एक क्रांतिकारी और आर्थिक परिवर्तन है। अब बात करते हैं कि ये तो देख ली व्यावसायिक संगठन भी करने में मदद मिला जब ये हेनरी सप्तम आए तब। उसके बाद यहाँ है कि नए नए यंत्रों की खोज, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था ब्रिटिश, तो क्योंकि नए नए यंत्रों की भी खोज हुआ तो दिशा सूचक यंत्र ने सामुद्रिक यात्रा को सरल बना दिया। यानी कि दिशा सूचक होता है, यानी कि डायरेक्शन बताता है, तो उससे समुद्री यात्रा आसानी होने लगा। इस यंत्र के सहारे बहुत से नाविक नए नए देशों की खोज में निकले। कोलंबस के अमेरिका, जॉन केबर के न्यूफाउंडलैंड और वास्को डी गामा के भारत के जल मार्ग की खोज ने लोगों को
उत्साहित किया। तो ये सब अलग अलग तरह के खोज हुए, सब नए नए यंत्रों की खोज के कारण ही अनेक लोग खोज के लिए निकल पड़े, नए नए देशों की खोज होने लगी, जिससे उपनिवेशों की स्थापना होने लगी। उपनिवेश की स्थापना वो होता है कि हम मान लेते हैं हम आपके पास में आए और हम आप पर ही शासन करने लगे, तो ये उपनिवेश हुआ। तो ऐसे ही आते थे बाहर से लोग, उस खोज कर लेते थे उस चीज़ का और उसी पर उपनिवेशों की स्थापना करने लगते थे। इंग्लैंड ने भी कई उपनिवेश बसाए, जैसे भारत में ही अपना उपनिवेश बसाए। अतः इंग्लैंड में साम्राज्यवाद का उदय हुआ। अंततः इंग्लैंड का साम्राज्यवाद इतना बढ़ गया था कि उसके राज्य में सूर्यास्त ही नहीं होता था। तो इस तरीके से ये बात है। अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व बहुत है। हेनरी सप्तम जब बन गए राजा तब, तो हेनरी सातवां के काल में इंग्लैंड की बहुत उन्नति हुई। अंतर्राष्ट्रीय महत्व यही है, पूरे दुनिया में बहुत महत्व हुआ। हेनरी सातवां के काल में इंग्लैंड की बहुत उन्नति हुई। अब वह यूरोप के राजनीतिक रंगमंच पर प्रमुख पार्ट अदा करने लगा। पूरे जो यूरोप में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। हेनरी सातवां ने अपनी पुत्री का विवाह स्कॉटलैंड के राजा के साथ और अपने पुत्र आर्थर का विवाह स्पेन की राजकुमारी के साथ करके इंग्लैंड की स्थिति को सुदृढ़ कर दिया, जिससे इंग्लैंड का अंतर्राष्ट्रीय महत्व अधिक बढ़ गया। अब इंग्लैंड की मदद से यूरोप के देश उन्नति करने लगा। यूरोप का कोई भी राष्ट्र इंग्लैंड की अपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता था। तो इस तरीके से हेनरी सप्तम में अंतर्राष्ट्रीय महत्व ख्याति पाई। अतः हेनरी सातवां के वैवाहिक संबंधों ने धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात यानी कि बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन को जन्म दिया। बाद में चलकर इसी सिद्धांत ने यूरोप की राजनीतिक काया पलट कर दी। तो ये सब देखे हैं, तो ये सब यहाँ पर हेनरी सप्तम के युग की प्रधान विशेषताएं थी। तो इस तरीके से जो अलग अलग तरीके से बताया है, तो किसी भी तरीक़ा से क्वेश्चन आए आप आंसर इसी तरीक़ा से लिखेंगे। इस तरीक़ा से आप कोई भी आप जितने भी हिस्ट्री का देखेंगे तो हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही बना लेंगे। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन है कि बतापी के चालुक्यों की सांस्कृतिक देनों की विवेचना करें, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप थोड़ा सा परिचय तो थोड़ा दे दीजिएगा। उसके बाद जो जो बात है आप उसको थोड़ा याद कर लीजिए। जैसे उन्होंने शुरू में चालुक्यों के 3 मुख्य कुल थे, तो ये फिर जय सिंह, रणराज, फिर ये सब नाम याद करके उसके बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा। तो ऐसे ही आप टॉपिक वाइज आप आराम से लिख सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं टॉपिक ही तो है, यही सब को तो एक्सप्लेन करना। तो हिस्ट्री इस तरीके से बहुत इजी होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई भी टिप्स चाहिए तो आप ज़रूर हमसे हेल्प मांगिए। तो शुक्रिया देखने के लिए।